Hi, so this is solution of prelims 2020 4th of अक्टूबर को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ये जो पेपर है ये ऑफिशियल पेपर है, सेट ए टेस्ट बुकलेट है, जनरल स्टडीज पेपर 1 का। इस वीडियो सेशन में हम ये पूरे 100 सवाल विल ट्राई टू सॉल्व। हम गो थ्रू करेंगे एंटायर पेपर को, और इस पेपर में आई विल टेल यू कि इस पेपर में किस तरीके से तिकड़म्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज हमें नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज इज पैरामाउंट, बट नॉलेज के बाद जो चीज़ रियल एग्जाम में हेल्प करती है वो होती है उसका एप्लीकेशन पार्ट कि जो नॉलेज आपको है, जो आपने स्टडी किया है, आप उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हो रियल एग्जाम में। अंडर दिस टाइम का जब प्रेशर है, रियल एग्जाम का प्रेशर है, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो इस पूरे सेशन में तिकड़म्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, इन सारे 100 क्वेश्चंस का अलॉन्ग विद दिस ऑफिशियल आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1। ये 2020 है। सिमिलरली हमने 2011 टू 2019 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, इसको आप प्लेलिस्ट में चेक करो। दिस इज 2020। 2021 का भी सिमिलर एक वीडियो वी विल हैव वन सिमिलर वीडियो फॉर 2021 एज वेल। ओके, सो ये क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 100 है, और इस पेपर में जो मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग कि दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, दिस इज अ रिलेटिव एग्जामिनेशन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं, वो परफॉर्मेंस बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली कैसा है वो डिसाइड करेगा कि आप मेन एग्जामिनेशन लिखेंगे या नहीं। दिस इज अ रिलेटिव एग्जामिनेशन। तो जो पेपर है इसमें आपको इजी सवाल भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, बट यहाँ जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर। इजी सवाल जो होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, ये मिस नहीं होने चाहिए। मीडियम सवाल होते हैं, इनको भी हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, करेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, आउट ऑफ द वर्ड लगेंगे, इनसे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आप क्वेश्चन को उसकी मेरिट के हिसाब से सॉल्व करो। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको ड्यू रेस्पेक्ट तो नहीं बनता है, छोड़ दो उसे, कोई हार्म नहीं है उसमें, बिकॉज दिस इज अ रिलेटिव एग्जामिनेशन। जो सब करेक्ट कर रहे हैं वो आपका करेक्ट होना चाहिए। जो किसी से भी नहीं बन रहा है तो उसको बॉदर नहीं करना है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम पेपर में सेट किए जाते हैं। सो ये जो पेपर होता है ना प्रीलिम्स, ये ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट ने कितनी किताबें पढ़ी, कितने सालों तक पढ़ा, कितना उसका नॉलेज बेस है। एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस करना जरूरी है, बट उसके बाद इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। सो ये सारी चीजें जो है ना, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बेसिक चीजें हमें कैसे देखना चाहिए, वो सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, जो हमने इतना एक्सपीरियंस एंड जो इससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप की है, उसको आई विल ट्राई टू शेयर। तो आइडिया अभी भी सेम है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में आपको ये पेपर में दिखाऊंगा कि अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो एनी हाउ 60 to 70% पेपर बहुत आप अच्छे से डुएबल है। करंट अफेयर्स से हमें ऑब्सेशन होता है, नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, रेंज और डेप्थ, एक सर्टेन डेप्थ कवर करना है, बट ये सब्जेक्ट्स भी इग्नोर नहीं करने हैं। दिस इज द मैसेज। तो ये ऑफिशियल आंसर की है। अब देखो, पेपर सेट करना ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इजी टास्क। यूपीएससी भी पेपर सेट करती है तो मिस्टेक्स होता है। जब पेपर सेट किया तो उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट था, इतने स्टूडेंट्स ने उसने सॉल्व किया तो नया इंटरप्रिटेशन वहाँ लग रहा है, तो उस केस में क्वेश्चंस ड्रॉप भी होते हैं। जैसे 2 सवाल जो 2020 में ड्रॉप किए गए थे। तो ये सेट ए है, ये सारे 100 क्वेश्चंस हम गो थ्रू करेंगे। आपने ये पेपर पहले भी देख रखा है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर 100 के 100 क्वेश्चंस जो सब मिक्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, किस तरीके से हमें उसे अप्रोच करना चाहिए। जैसे सबसे सेफ अप्रोच ये होता है कि जैसे ये पेपर आया आपके पास, आप क्या करो, सबसे पहले इसको एक बार क्विकली स्कैन कर लो। सबसे पहले अपना पेपर देखो, इसमें कितने सवाल हैं, 100 हैं, सारे आपका कॉपी ठीक ठाक है, किस सेक्शन आपको कुछ फेवरेट ऐसा दिख रहा है। एक चीज और, ये सेट होते हैं, जैसे सेट ए बी सी डी 25 के होते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया, अब आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, स्किप करो, सीधा क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करो, सेट बी में आ जाओगे। 26 में बीच में कई बार आपको लैग लग रहा है, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, सीधा 51 पे आ जाओ, 76 पे आ जाओ,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सेट कई बार चेंज करने से भी जो वो टेम्पो होता है ना, वो थोड़ा कई बार हेल्प हो जाती है उससे। तो ये चीज़ भी एक अब ध्यान रखना। प्लस जैसे ये सवाल है, अब इसको मेरे को अटेम्प्ट करना है तो मैं पहले क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। आई विल डिसाइड। जैसे कुछ सवाल इजी सवाल होते हैं, जैसे देखो ये कितना इजी सवाल है राज्यसभा, इसको मैं तुरंत टिक कर दूंगा और मुझे ये कॉन्फिडेंट भी है कि यही सवाल होगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे टिक कर दूंगा कि दिस इज ट्रू और आई एम श्योर अबाउट इट, दिस इज ट्रू। बट जैसे कोई एक सवाल हो गया, इसमें मुझे डाउट आ रहा है कि ये 1 to 4 है और यहाँ पे 1 and 2 भी है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। तो व्हाट आई विल डू, इसको इस टाइप से एक मैं मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट राउंड में मैं जब आऊंगा तब मैं इसको देखूंगा कि ये 4 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन को हम रिविजिट करते हैं ना, तो नई इंसाइट्स मिलती है। तो आई विल मार्क दिस लाइक दिस एंड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट राउंड में फिर मैं आऊंगा, फिर डिसाइड करूंगा 4th होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट राउंड में आपका टाइम सेव हो गया ना, 0 से स्टार्ट नहीं करना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है असली पेपर सॉल्व करने पर। सेकंड, अगर मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पे, तो आई एम नॉट श्योर बट मुझे लग रहा है यही होगा, तो मैं शुरू में इधर टिक कर दूंगा। उसमें मैं इधर टिक नहीं करूंगा, इधर मैं वही टिक करूंगा जो आई एम डैम श्योर इसको मैं OMR में गोला भरने वाला हूँ, दैट दोज ओनली क्वेश्चंस, यहाँ टिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट राउंड पे इसमें जो डाउट है तो वो करूंगा। तो पहले राउंड पे ट्राई टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस आ रहे, ताकि आपका स्कोर अप होता जाए। पहले राउंड में आपके 50 नंबर आ गए, सेकेंड राउंड में आप और थोड़ा उसको पुश करो, मॉडरेट वगैरह क्वेश्चंस देखो, आपके 90-100 क्वेश्चंस तक आ गए। फिर आप थर्ड राउंड में और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपने ऐसे कुछ मार्क कर रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में रिविजिट करना है, एक आइडेंटिफायर बना लो इस टाइप से मार्क करने का, वो थर्ड राउंड में देखो। तो जो लेयर्स में हम सॉल्व करते हैं ना, एट टाइम्स ये हेल्प करता है। और कोशिश करो 15-20 मिनट पहले आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे 100 सवाल है, 1 घंटे में 2 घंटे का पेपर है, 50 का टारगेट रखो और ये 50 क्वेश्चन 1 आवर बाद OMR में एंट्री भी हो जानी चाहिए। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में करो फिर जल्दबाजी में गलत गोले भर गए। ये आप ब्रेक कर सकते हो 1 आवर में। फिर जो नेक्स्ट आवर है उसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस का OMR करेंगे। ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 25 के भी ब्रेक कर सकते हो। ये चीज़ आपको एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि रियल एग्जाम में ऐसे कुछ गूफ अप्स नहीं हो, वहाँ पे सिली मिस्टेक्स नहीं हो। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। ये सारे आंसर्स आपको पता ही हैं, इसमें मैं बस आपको बताऊंगा किस तरीके से क्लूज थे, लॉजिक था, ऐसी चीज़ें जो डिराइव हो पा रही थी, दैट आई विल ट्राई टू टेल। अब जैसे ये था आधार मेटा डेटा मतलब बीच का दिस डेटा जो यूज हो रहा है, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ये 3 मंथ कम है, 3 मंथ्स। यूपीएससी की टेंडेंसी है वो ऐसे जो डिजिट्स होते हैं उसको चेंज कर देती है। 3 मंथ नो, ये 3 नहीं, ये अप टू 6 तक हो सकता है। ऐसा है प्रोविजन की ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं करना है, बट 3 इज़ वेरी लेस, दिस इज अप टू 6। अब देखो, अब मेरे को जैसे 1 में कॉन्फिडेंट टू नहीं होगा, तो साइमल्टेनियसली वर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही ऑप्शंस में आओ, और ऑप्शन से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आपको देखो आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। आप सेकंड पे आओ, स्टेट्स कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। एनी वर्ड जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, ट्राई टू एनसर्कल देम, राइट अवे उसको एनसर्कल कर दो। कैन नॉट एंटर किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। तो आधार डेटा जो होता है वो वैसे भी बड़ा सेंसिटिव है। आज ही पेपर में भी आया है कि अपना आधार इस तरीके से शेयर नहीं करना है लोगों से। तो ये है प्राइवेट से आप ऐसे जस्ट लाइक दैट नहीं करेंगे। आधार मैंडेटरी है फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो अब ये तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा अगर आधार के बिना इंश्योरेंस ही नहीं मिलेगा, तो ऐसी चीज नहीं होगी। तो 3 इज ऑब्वियसली रॉन्ग। मैंडेटरी नहीं करेंगे हम। आधार वैसे भी मनी बिल के रूप में आया था, मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस तो नहीं होगा। अब मुझे सेकंड में कॉन्फिडेंस नहीं था ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बट थर्ड में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि थर्ड तो इनकरेक्ट है, तो मैं इमीडिएटली थर्ड गलत कर दूंगा। ये भी गलत हो चुका है, और ये जो अपने फर्स्ट पहले ही गलत हो गया था, तो राइट आंसर इज बी। तो हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। आप हर बार कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट आपको पता है ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 2 and 4 इज द राइट ऑप्शन। बेनिफिट्स देखो यहाँ पे CFI लिखा है और आधार मनी बिल भी था, तो दिस इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज डिफरेंट थिंग, इंश्योरेंस इज डिफरेंट थिंग। सो द राइट आंसर इज 2 and 4। तो साइमल्टेनियसली हमें गलत ऑप्शंस एलिमिनेट भी करते जाने हैं स्टेटमेंट्स, और इन इधर भी ऑप्शंस में ऐसे उसको प्ले करना है। दोनों साइमल्टेनियसली प्ले करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। इवन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको कीवर्ड्स क्लूज मिलेंगे और वो सॉल्व हो जाएंगे। दिस
दिस इज द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। ओके, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा। पॉलिटी का कितना आसान सवाल है, सब इसको करेक्ट करेंगे और ये आपका भी करेक्ट होना चाहिए। जो सब सही कर रहे हैं वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये बड़ा आसान सा है। जो 368 है उसमें बराबर है। ऑल इंडिया में लोकसभा राज्यसभा आगे होती है, गवर्नमेंट लोकसभा होती है, कट मोशन पैसे की बात आती है तो लोकसभा होती है, रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव लोकसभा, तो लोकसभा लोकसभा राज्यसभा, बट अमेंडिंग 368 अमेंडिंग दोनों बराबर है। अब आप बताओ, अगर बराबर है तो क्या जॉइंट सेशन होता है क्या अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में? द राइट आंसर इज बी। ओके, अब जैसे ये एमपी लेड फंड है, ये उस टाइम पे काफी न्यूज में था, इसको टाइम बीइंग सस्पेंड भी किया गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रा, हेल्थ, एजुकेशन। अब ये इतना सेफ स्टेटमेंट है, ऐसी चीजों में तो हम यूज करेंगे ना, फिजिकल इंफ्रा हो, हेल्थ में खर्चा करो, एजुकेशन में करो। दिस लुक्स लाइक अ वेरी सेफ स्टेटमेंट। इसको गलत करना, नेगेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड्स मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन। अब ये भी देखो वेलफेयर का एंगल होता है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है, बिल्कुल होना चाहिए। MP-led funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year। जैसे मार्च रश हम देखते हैं अक्सर, तो अनयूज्ड फंड क्या कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं है। ये ऐसे फंड्स नहीं होते कि इसको ईयरली बेसिस पे ये लैप्स हो जाते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। तो दिस इज कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड लिखा हुआ है, अनयूज्ड फंड नो। वेलफेयर का है, वेलफेयर वैसे भी एनुअल बेसिस पे नहीं लैप्स होता है यूजुअली, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो थर्ड इज रॉन्ग। बी और सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। 1 और 2 इधर भी है, 1 और 2 इधर भी है, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट होगा ही होगा। फोर्थ के बेसिस में बताना है हमें। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। अब ये अच्छा लग रहा है, इसमें दिस इज लाइक कि एक इंस्पेक्शन होगा, रेगुलेशन होगा, एक जांच होगी कि वो प्रॉपरली यूज हुआ है या नहीं हुआ है। 10% पे यूपीएससी कुछ कर सकती थी, नंबर चेंज कर सकती थी, बट ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अब ऐसा सवाल आ गया जिसमें ये दो स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। एट टाइम्स, पहले राउंड पे तो नहीं, एट टाइम्स अगर आपको लग रहा है ना तो रिस्क लेना चाहिए। अगर आपने 50% एलिमिनेट कर लिया, टेक चांस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूजुअली इससे बेनिफिट ही होता है, स्कोर अप होता है जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट होता है। टेक चांस, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो टेक चांस। ब्लाइंड नहीं चांस लेना चाहिए, बट अगर 2 एलिमिनेट हो गए तब आप चांस ले सकते हो। ओवरऑल इन जनरल गलत भी हो सकता है, बट इन जनरल बेनिफिट होता है। अब जैसे ये सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये तो दिस फंडामेंटल राइट है बेसिक, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर होता है कि हम ये दिस अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। बेसिक सवाल है। तो देखो पॉलिटी के 2 सवाल ये हो गए, 2 सवाल ये हो गए। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होता, जैसे ये 3rd 5th देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, सीधा सीधा डीपीएसपी में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल भी है बी। तो देखो 2 2 2। अब ये सिटर क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरा टाइम एनर्जी साल भर इस टाइप के क्वेश्चंस में लगाते हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं है वो फिर भी बनेगा या नहीं बनेगा, बट सारा टाइम एनर्जी यहाँ लग गया। तो ये जो सिटर्स होते हैं ना, ये भी उनके डाउट में आ जाते हैं, सिली मिस्टेक होती है, एरर होता है, एंड दिस कॉस्ट देयर सिलेक्शन। डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी भी कॉस्ट नहीं करता है, कॉस्ट ये करता है कि ये आसान सवाल आपने गलत किए। तो दैट इज वाई पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बेसिक्स आपके स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो ये 5 सवाल हो गए और कट ऑफ भी काफी कम गया है यहाँ पे। तो द आइडिया इज अगर आप बेसिक्स करेक्ट रख रहे हो ना तो कट ऑफ क्लियर करने में डिफिकल्टी नहीं होती, आपके 50% चाहे जैसा भी पेपर है आ ही जाएंगे। अब जैसे ये देखो, ये भी कितना बेसिक्स है। अलोंग विद बजट, फाइनेंस मिनिस्टर प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट aforesaid document is presented because this is mandated by। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दिखा है, माइक्रो पढ़ा हमने, मैक्रो पढ़ा। मैक्रो ओवरऑल स्टेबिलिटी देखा, फिस्कल देखा, फाइनेंसेस देखा, लाइक दैट। तो देखो यहाँ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ऐसी चीजें कन्वेंशन से नहीं होती कि एक प्रथा चली आ रही है, नो।
आर्टिकल्स जब भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो कभी भी डिटेल में कोई भी चीज़ की बात नहीं करते हैं, वो बस एक बता देते हैं ये करना है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बताएंगे। 113 भी नहीं होगा। दिस इज ऑब्वियसली FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। जितना पैसा है उतना ही खर्च करना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है वरना फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। सी सच एन ईजी क्वेश्चन। बजट इस बार का अच्छे से पढ़ना, निर्मला सीतारमन मैम का मैंने टेलीग्राम पे पूरा PDF शेयर किया है, उसके हाइलाइट्स और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे का भी समरी शेयर किया है, उसको भी आप गो थ्रू जरूर करना, उससे ये सारे सवाल टेकल हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमें बचाने के लिए होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद अडॉप्ट किया है। सरकार को लिमिटेशंस बता दिए कि आप ये लाइन क्रॉस नहीं करोगे। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर तो हो ही नहीं सकता, आउटराइटली बोगस है। पॉपुलर चीज हमेशा करेक्ट नहीं होती है, पॉपुलर नो। मल्टी पार्टी भी नो। लिमिटेड गवर्नमेंट होती है कि गवर्नमेंट आपके एफआर्स में नहीं आ सकती, गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकती। लिमिटेड गवर्नमेंट। आई रिमेंबर 2020 के पहले मैंने ये क्लियर वर्ड्स में बोला था, मुझे इस बार हंच फील आ रहा है पॉलिटी बहुत ज्यादा आएगा। एंड देखिए पॉलिटी इस बार इतना ज्यादा आया है इस 2020 के पेपर में कि पॉलिटी आपका स्ट्रांग है, आराम से आपके 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, 35-40 मार्क्स आ रहे हैं, 30-35 30s में मार्क्स आ जाएंगे। और ये क्लियरली 1/3 हो जाता है कट ऑफ का। तो सी कोर सब्जेक्ट्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी है, ह्यूमन राइट्स काफी मायने हैं बिकॉज इस टाइम पे कोविड-19 भी था, माइग्रेशन वगैरह। प्रियम्बल, DPSP, ड्यूटीज, ये सब के सब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 1, 2 एंड 3। अब जैसे इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन। अब ये ऐसी चीज है ना, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है हम नहीं बता सकते श्योरिटी से कि हमने स्टैंडर्ड बुक्स में ये पढ़ा होगा, बट थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे तो एलिमिनेट आपको होगा, लॉजिक होगा। पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन, ये कितने जीरो लगे हैं? दिस इज 1 लाख। एनुअल है, 1 लाख को 12 से डिवाइड करो, मतलब भी कुछ 8-10 हजार रुपए इसको मिल रहे हैं, है ना? तो दिस इज लेस मनी। ट्रांसजेंडर है, एनुअल इनकम है दिस। अब ट्रांसजेंडर है ऑलरेडी इनको मतलब जो इक्वालिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिलती है, तो इनको भी एक वेलफेयर की जरूरत पड़ेगी। मेंबर ऑफ OBC एनुअल इनकम ऑफ लेस, अब ये 3 लाख हो गया, ये 3 लाख बड़ा अमाउंट हो रहा है। ऑल सीनियर सिटीजन्स, अब देखो ऑल सीनियर सिटीजन्स, अब रतन टाटा साहब हैं वो भी सीनियर सिटीजन है, उनको हमको फ्री लीगल सर्विसेज, तो ऐसा चीज नहीं होगा कि ऑल सीनियर सिटीजन्स नहीं होगा। फ्री दिया हुआ है तो फ्री हमेशा एक तनख्वाह के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, इनकम के बेसिस पे। तो फ्री लीगल एड जो है तो वो हमेशा पैसे के बेसिस पे होगा, कुछ तो लिमिट रखना ही पड़ेगा हमें। तो 4 तो पॉसिबल है नहीं। अब ये गया, ये गया, देखो 50% हो गया सीधा सीधा। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ट्रांसजेंडर अगर आपको डाउट हो रहा था तो दिस इज ट्रू। अब इसमें नहीं सोचना है दोबारा, बिकॉज ये तो करेक्ट होगा ही होगा, अब इधर दिमाग नहीं लगाना है। अब हमें 1 और 3 के बीच बेसिस में लगाना है। यहाँ 3 लाख है, यहाँ 1 लाख है, ये ज्यादा सही लग रहा है। पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपए, कम पैसे मिल रहे हैं, तो द पॉइंट इज दिस इज 1 एंड 2, 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सी बन गया ना? ऐसे कुछ 5-10 सवाल अपने ट्रिक से निकाल लिए तो आपका सीधा सीधा स्कोर 15-20 नंबर बढ़ जाएगा और ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा। अल्मा अटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर के लिए उस टाइम न्यूज में था। हाग कन्वेंशन एडॉप्शन में था, बच्चे ऑर्फन्स वगैरह हुए थे, कोविड तो एडॉप्शन था, इंटरनेशनल दिस। देन ताला नोआ डायलॉग था, ये क्लाइमेट चेंज का था। अंडर 2 कोalition भी क्लाइमेट चेंज का था, तो चाइल्ड राइट नहीं था। तो द राइट आंसर इज 1 एंड 2। ऐसे मैच द कॉल फॉलोइंग आते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे हाग हम कंफर्म थे, हाग कन्वेंशन तो फॉर एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन था, केमिकल वेपन्स वगैरह के लिए नहीं है ये। तो आप 2 आउटराइटली एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट करो, देखो 50% बचा आपका। 1 हमको पता है अल्मा अटा, दिस इज द। अंडर 2 हमें पता नहीं, सी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पैरेलल में चलना चाहिए हमेशा, इधर से ऑप्शंस देखते जाओ, करेक्ट कौन सा है, जो कॉन्फिडेंट है तो उसके हिसाब से एलिमिनेट करो, जो कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसके हिसाब से भी एलिमिनेट करो, यू विल कम टू द राइट ऑप्शन। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ऑल पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटेड इन द गवर्नमेंट। इंडिया में ऐसा होता है क्या? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या? सारी पार्टीज को सरकार में मौका मिलता है? नहीं मिलता है, गलत।
गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल कैन बी, हम किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, नहीं कर सकते, गलत। द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन, नहीं, कितने बार तो लोकसभा कॉन्फिडेंस अगर चला जाता है, 13 नंबर से भी सीट गई थी, 13 सीट से भी सरकार गिर गई थी, तो रिमूव हो सकती है। सो द राइट आंसर इज बी, responsible to the parliament can be removed by it, तो B is the right option। देखो फिर पॉलिटी आ गया, which part of the constitution of India declares the ideal of welfare state, 39B से अभी अगले साल भी पूछेंगे ये welfare, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 से हर साल सवाल आते हैं, इस बार भी आएंगे DPSP। Consider the following statements. Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. ये चीज याद रखना है, ऐसा स्टैंडर्ड बुक किताबों में नहीं लिखा होता है जो हम यहाँ चीजें देख रहे हैं, इट इज जस्ट की प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जैसी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है, यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कितना लेंदी बल्कि डॉक्यूमेंट है, ऐसी वो सारी चीज़ों को डिफाइन करेगा तो ये तो और डबल ट्रिपल लेंथ हो जाएगी उसकी। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली डिफाइन नहीं करता है, यूजुअली डिफाइन ऐसा नहीं करेगा, ये कन्वेंशन से आएगा, जुडिशियल जजमेंट्स के थ्रू आएगा, ऐसे आएगा ये। Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. तो again, Constitution of India ऐसा कुछ बोलता नहीं कि judicial review है। There are provisions, but as such वोकल नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों में। जैसे वोटिंग का एडल्ट सफरेज बोल दिया, बट उसके लिए फिर RPA 1950, 1951 आएगा, लेजिस्लेशंस आएंगे। सो दिस इज नीदर वन नॉर टू। कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म क्या था? स्टेटलेस सोसाइटी। फाइनल गोल जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी। गांधी जी भी आर्टिकल 40, गांधी जी भी ये बोलते थे कि से अपना डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, स्टेट जो है उसका इतना रोल नहीं होना चाहिए, पीपल के पास पावर होना चाहिए। क्लास स्ट्रगल गांधी जी नहीं बोलेंगे। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जस्ट लाइक दैट गांधी जी नहीं बोलेंगे। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी नहीं होगा। जो एंड गोल होगा, फाइनल गोल होगा, वो होगा स्टेटलेस सोसाइटी, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। Which one of the following is the characteristic appropriate of bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी के क्या मायने? Widening the scope of parliamentary democracy. जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। इनफैक्ट जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ, लाइक सेंटर टेंडेंसी को ज्यादा दिखाते हैं, फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाती है। एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटी जो होती है ये सेपरेट चीज होती है ब्यूरोक्रेसी से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का काम है इम्प्लीमेंट करना पब्लिक पॉलिसी। जो पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो डी इज द राइट ऑप्शन। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो लीगल इफेक्ट। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो लीगल इफेक्ट, ईदर नॉट अ पार्ट। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम लीगल इफेक्ट। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बट इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। अब आपने पॉलिटी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा है ना, ये बहुत अच्छे से ये केस वहाँ पे दिया हुआ है, मिनर्वा मिल्स केस हुआ, फिर इसके बाद देन प्रियम्बल को जो है पार्ट है या नहीं है ऐसा करके बताया। तो प्रियम्बल इज अ पार्ट बट सेपरेटली इसको ऐसा कुछ अलग से इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। एट टाइम्स कोई चीज समझना है तो हम प्रियम्बल से डिराइव कर सकते हैं उसे। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, गोल्ड ट्रांश रेफर्स टू, इस बार फिर IMF काफी इंपॉर्टेंट होगा इस साल। श्रीलंका क्राइसिस, IMF रेस्क्यू। तो लोन सिस्टम वर्ल्ड बैंक नहीं है, ये सेंट्रल बैंक भी नहीं है, WTO भी नहीं है। गोल्ड ट्रांश जो होता है ये IMF का क्रेडिट सिस्टम होता है, जैसे SDR वगैरह। तो क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर, वहां से वो पैसे इतना, क्रेडिट मतलब होता है उधार लेना, इतना क्रेडिट वहां से ले सकते हैं। देन विद रेफरेंस टू, देखो फिर पॉलिटी आ गया। प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दे शेल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। अब PYQ देखो आप, जैसे PYQ हमने जो प्रीलिम्स बैच में एक एक PYQ देखा पिछले 9-10 साल का। PYQ अगर आप देखते हो तो आप देखते हो सर्टेन थीम्स रिपीट होती है, सर्टेन लैंग्वेज, सर्टेन कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो PYQ हमेशा करना चाहिए। दे शेल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, नो नॉट एनफोर्सिएबल होता है, केवल फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल होते हैं, रॉन्ग। दे शेल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। प्रिंसिपल्स लेड डाउन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस, यस। DPSP जो होता है पार्ट 4 ये इन्फ्लुएंस करता है मेकिंग लॉज बाय द स्टेट। तो ये पहला गलत था,
दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, 2 राइट है, यहाँ भी पे 2 है तो 2 तो करेक्ट होगा ही, थर्ड भी 2 है कि इससे आप इंस्पायर होते हो, तो डी इज द राइट ऑप्शन। सी हाउ इजी, बी अटेंटिव, बी केयरफुल, एक एक स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है और ऐसे आप पेंसिल हाथ में रखना और ऐसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ना, कभी कोई वर्ड आपका मिस आउट नहीं होगा, गलती नहीं होगी। According to the Constitution, person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if she is not a member of the LA of that state. हाल ही में ये बहुत सारा हुआ, चीफ मिनिस्टर्स बने जब वो पार्ट नहीं थे लेजिस्लेटिव के, तो this is he she not a member of the legislature of that state. Second, according to the RPA 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज। किसी भी चीज को परमानेंटली कैसे कर सकते हैं? परमानेंटली मतलब लाइफ लॉन्ग आपने उसको बैन कर दिया कि कभी चुनाव नहीं हो पाएगा, लाइक दिस। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, सो दिस इज रॉन्ग। अब देखो यहां क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर। क्या वो वोट डालने के लिए बस अधिकार है तो आप उसको मिनिस्टर बना दोगे? लोकसभा में, विधानसभा में एक एज क्राइटेरिया भी होता है। वोट डालना तो 18 साल के ऊपर है, बट 18 साल के पर्सन को आप मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। उसके लिए एक सर्टेन एज होना जरूरी है कि आप एलिजिबल हो गए विधानसभा चुनाव के, बिकॉज इन दी एंड 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधान परिषद का पार्ट बनना पड़ेगा। तो वहां अगर आपका एज क्राइटेरिया नहीं होगा तो आप कैसे बनोगे? सो इसीलिए क्वेश्चन बड़े केयरफुली अच्छे से पढ़ना है। सो द राइट आंसर इज डी। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस ही और शी थिंक्स फिट। तो प्रेसिडेंट क्या पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं? यस और नो? प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं, उनके पास पावर है, वो बुला सकते हैं सेशन को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन। अब देखो फिर क्या लाइन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है 3 सेशंस होने चाहिए, बट मैंडेटरी नहीं है कि कब करना है ऑल 3 सेशंस। ऐसा कुछ नहीं है, ये गैप दिया हुआ है कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द सेशंस। एंड यूजुअली जो सेशंस होते हैं वो से बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये गलत हो गया। 2 इज गॉन, 2 इज गॉन, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो ये तो ट्रू है। There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. देखो कोविड-19 था तो हमने देखा पार्लियामेंट बहुत टाइम तक मिली ही नहीं, तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन, सी। अब जैसे ये है, अब ऐसे सवाल आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, कुछ कीवर्ड्स हैं, बनते हैं ठीक है, नहीं बनते हैं तो भी ठीक है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। दिस इज औरांग, ये ट्रेजरी नहीं होता था, ये वेयर हाउस होता था। देन बनियान, ये क्या था? बानियान, इंडियन एजेंट ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड मिराई सिदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। सो द राइट आंसर इज 2 and 3। अब देखो इकोसिस्टम कैसे चलता है, स्टूडेंट मेंटेलिटी कैसे चलती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो गलत भी है। क्या होता है, ऐसे एक कोई सवाल आ गया, अब स्टूडेंट पूरा साल भर एंशिएंट हिस्ट्री के बड़े बड़े स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेगा, दिस एंड दैट, सारा टाइम एनर्जी रिसोर्सेज इधर लगाएगा। नेक्स्ट ईयर कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे फिर ऐसा सवाल आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो इतने बड़े रिसोर्सेज पढ़ के आपसे वो सवाल बन भी जाएगा। बट इसमें आपने क्या नुकसान किया, टाइम तो लिमिटेड है। जो बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ना था वो टाइम आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो दैट इज वाई बहुत सारी चीजें स्किप करने की होती है, उसको आप सेफली स्किप कर सकते हो। दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, ओके। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बुद्धिज्म फेवरेट है, हर साल सवाल आता है इसी थीम पे। देन दिस इज स्थरविरावदन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। तो ये महायान नहीं होता, ये थेरावदा होता है। सेक्ट होते हैं हीनयान, महायान एंड दिस जैसे थेरावदा हुआ, तो बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं ये, तो ये गलत हो गया। देन फर्स्ट गलत हो गया तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, है ना, तुरंत एलिमिनेट करो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब 3 यहाँ पे भी है ना, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 तो करेक्ट होगा ही होगा। अब हम 3 पे दिमाग नहीं लगाएंगे, 3 तो करेक्ट है। सेकंड के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो सेकंड में क्या लिखा है, लोकोत्तर वदन सेक्ट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ दिस महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब ये आप चांस ले सकते हो, दिस इज ट्रू, बी 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। ऑफ शूट था दिस, ऑफ शूट यूजुअली हो जाता है, डिफरेंट जो अलग अलग एरिया में स्प्रेड हुआ तो वहां एक ऑफ शूट निकल गया, लाइक दैट। तो दिस इज पॉसिबल, 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन, ओके।
ओके, सो द राइट आंसर हियर इज 2 and 3. अब जैसे ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट हाफ. अब देखो, हमें ट्रेंड पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आए थे उसने हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा किया है. ये चीज़ हमें एक बेसिक थीम पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडिया एक्चुअली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया था और ये फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है. तो 19वीं शताब्दी का मतलब ये 1800 वाला पीरियड चलेगा, ये 1800 वाला. तो मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई लार्ज नंबर में. ये ब्रिटिशर्स हमारा देश थोड़ी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे, हम तो डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे. रेलवे लेड हुआ मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री. हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट, जबकि इंपोर्ट फ्री कर दिया था, जस्ट ऑपोजिट लिखा हुआ है. तो दिस इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडिया के थे वो सिस्टमेटिकली र्यून हुए थे. तो ए इज द राइट ऑप्शन. अब जैसे ऐसे सवाल आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है. राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोजा. बट अब एक जनरल हम बता सकते हैं, भोजा, भोपाल भोजा, किंग भोजा, ये 8वीं 9वीं टूवर्ड्स 9th 10th सेंचुरी के आसपास है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर महेंद्र वर्मन टू. अब ये थोड़ा और पहले का टाइम है, 7th. चोला पावर ये भी 8th 9th सेंचुरी. पाला डायनेस्टी, गोपाला 750. तो देखो, यहाँ जो सवाल होते हैं, जैसे हमको पता है सबसे पहले ये हुआ होगा महेंद्र वर्मन 1, 7th सेंचुरी सबसे पहले होगा. सो दिस इज देयर. इसके बाद गोपाला हुआ, है ना, फिर इसके बाद भोजा हुआ और फिर आखिर में ये दिस इज चोला पावर हुआ 9th सेंचुरी में. द राइट आंसर इज दिस सी. अब अगेन ऐसा एक सवाल आएगा और हम आवर्स एंड आवर्स, डेज, मंथ अगर इसी को पढ़ने में लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर कोई गारंटी नहीं है ये क्वेश्चन रिपीट होगा. द आइडिया इज बाकी सब्जेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे. तो इस एग्जाम में एक चीज ये याद रखनी चाहिए कि हमें सारे सब्जेक्ट एक डिसेंट स्टैंडर्ड के स्ट्रांग होने चाहिए. डिसेंट स्टैंडर्ड के. किसी भी सब्जेक्ट में 80% पढ़ना बहुत आसान होता है, बाकी 20% जो परफेक्शन लाना होता है वो बहुत मुश्किल होता है. आप सबसे पहले कोशिश करो, ये एग्जाम वैसे भी जनरलिस्ट का एग्जाम होता है, 80% हम सारे सब्जेक्ट्स में हो जाए, ये ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है टोटल ओवरऑल देखे तो जैसे ये सवाल बनता है ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ये सवाल नहीं बनेगा, तो नहीं बनता तो भी ठीक है. Which of the following phrases define the nature of हुंडी? हुंडी generally refer to the sources of post हर्षा period. तो हुंडी पेमेंट का जैसे सिस्टम है, ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है. बार्टर सिस्टम आया, फिर टोकन सिस्टम आया, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू करेंसी आया, फिर टोकन आया, पेपर, अभी डिजिटल करेंसी की बात है, क्रिप्टो एंड ऑल. तो हुंडी उस टाइम पे चलता था. एडवाइजरी नहीं थी, डायरी नहीं था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था. आपने यहाँ पैसा जमा कराया, दूसरी जगह वो पर्ची दिखा के वो पैसा मिल जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज. तो ये पुराने टाइम पे चलता था. सी. अब ये भी बड़ा बेसिक लेवल का सवाल है. देन विद रेफरेंस टू दिस देशर कथा रिटन बाय साखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वॉर्न अगेंस्ट द कोलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड. अब देखो, यहाँ जो भी किताबें थी, जैसे दादा भाई नौरोजी की किताब हुई या फिर ये किताब हुई, व्हाट दे वर ट्राइंग टू से, इंडिया को वो जगाने की कोशिश कर रहे थे कि कॉलोनियल रूल किस तरीके से हमको डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इट वॉर्न, यस ये ट्रू होना चाहिए, कॉलोनियल स्टेट का हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट, हमारे माइंड को उन्होंने कॉन्कर कर लिया है. तो दिस इज देयर. तो ये ट्रू हो सकता है. कथा स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू बता रहे हैं, पॉसिबल. इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स. तो जो भी ऐसी बुक्स होती थी, हम किताबों से ही तो इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब हुआ होगा, इंस्पिरेशन लिया होगा स्वदेशी स्ट्रीट पेट. अब स्वदेशी मूवमेंट भी बंगाल है, ये भी बंगाल लग रहा है, तो मतलब पॉसिबल. देश जो है यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल. अभी बड़ा नैरोली बता रहे हैं, जबकि ये जो बुक्स होंगी इनका पूरा ऑल इंडिया रेंज ऐसा कुछ होना चाहिए. तो अगर आपको गेस यहाँ पे ऐसे लॉजिकल देखना है तो 1 and 2 सूट्स द बेस्ट. 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन. ओके, तो नॉलेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट कई बार हमें कम नॉलेज से भी हम एलिमिनेट, तिकड़म, तुक्के, इससे कई सवाल करेक्ट कर पाते हैं. वो हमेशा कोशिश करनी चाहिए. ये सवाल यूपीएससी ने डिस्कार्ड कर दिया है, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने डिस्कार्ड कर दिया है. देन दिस इज विट्ठल विध्वंसक. फर्स्ट मंथली जर्नल था. अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय.
तो ये गोपाल बाबा वालंकर जी ने किया था। आपने बताया था कि किस तरीके से ये जो अनटचेबिलिटी का हमारी सोसाइटी में रॉन्ग डूइंग्स थी, मैल प्रैक्टिसेस थी, इसको दूर करना जरूरी है, ये सब चीजें थी। तो मंथली जर्नल था ये। ज्योतिबा फुले जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, और अंबेडकर साहब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है इसको दूर करने के लिए। द राइट आंसर इज ए। अब जैसे ये है कुल्या वापा, ये क्या होता है रेफरेंस में, द्रोणा वापा, तो मतलब दिस इज लाइक अ मेजरमेंट टूल है ये, वापा वापा व्यापा, तो दिस इज कुल्य वापा, द्रोणा वापा, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड है, कॉइन्स नहीं है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, ये बड़ा नैरो हो गया, नहीं होगा। रिलीजियस रिचुअल्स भी नहीं होगा, दिस इज मेजरमेंट है ये, वापा द्रोणा कुल्या, दिस इज लैंड ए। तो ऐसे सवाल आते हैं, अगर बन रहा है स्टैंडर्ड जो रेफरेंस आपने पढ़ा है उससे तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू इंस्क्रिप्शन, अब ये बनना चाहिए। ये रूलर हम अक्सर देखते हैं, अशोका के पिलर्स इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो अपना मैसेज सेंड करने की कोशिश करता था, तो द नेम इज अशोका, ये इजी सवाल है, ये बनना चाहिए ए। Then, with reference to cultural history of India, which one of the following is the correct description of this paramita, praman, pramatita, paramita? ऐसे कई बार आप शब्दों का हिंदी मीनिंग देखने की कोशिश करो, बिगर कॉन्टेक्स्ट में एलिमिनेशन होता है। परम मतलब होता है, दिस इज लाइक स्टैंडर्ड है, परमिताज ओके। अर्लीस्ट धर्मशास्त्रा टेक्स्ट है जो रिटन इन अफोरिस्टिक सूत्रा स्टाइल। फिलोसॉफिकल स्कूल है दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, ये नहीं होगा, दिस इज नॉट राइट। परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, बुद्धिज्म भी है। परफेक्शन मतलब एकदम परम लेवल आ गया, एकदम टॉप एचलियन आ गया, एकदम अनलॉक हो गया टॉप। परमिताज, दिस इज द राइट आंसर। पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स भी नहीं थे मेडिवल साउथ इंडिया के, द राइट आंसर इज सी। अब ये जो सवाल होते हैं ना, इसको आप पहले दफे ऐसे स्टार लगा के आगे बढ़ जाओ, कि बाद में आके मुझे इसे सोचना है कि क्या है इसका आंसर। ये सेकंड या थर्ड राउंड में अगर पहले में नहीं बन रहा है तो फिर ऐसे आप दिमाग लगाओ, परमिता, जिसका हिंदी शब्द भी पढ़ो, जैसे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी इसके पहले है दिस इज दिस, देखो परामिता मतलब परम है, पराम है, परामिता। तो परामिता क्या है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। सो कभी ऐसा हेजिटेट भी नहीं करना है, कहीं इंग्लिश नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, तुरंत हिंदी में देखो, आपको कुछ नए इंसाइट्स दिखेंगे वहां पे। अब जैसे रखमबाई केस 1884 का था, और फिर 1891 में एज ऑफ कंसेंट आएगा, ये है एज ऑफ कंसेंट, भूमिका बनी वहां पे, बैकग्राउंड तैयार हुआ। 2, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी दिस मैरिज एंड ऑल, ये भी ट्रू है। विमेन राइट्स गेन एजुकेशन के लिए नहीं था। अब देखो ये ऑड वन आउट हो रहा है, दिस इज अबाउट मैरिज, दिस इज अबाउट मैरिज, अब ये एजुकेशन कहां से आ गया? सो दिस इज दी 2 and 3, ऑड वन आउट है ये, तो ये नहीं होगा। ओके अब इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century बिकॉज, क्यों हुआ? अक्सर जो डिक्लाइन और ऐसी टेंडेंसी होती है ना, लॉज वगैरह भी होते हैं, हर जगह इकोनॉमी चलती है, वो चीज प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो लोग उसको छोड़ देते हैं। पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, अब ब्रिटिशर्स अगर ऐसा होता तो वो ऑपरेसिव कंडक्ट को स्टॉप करते, इंडिगो थोड़ी बंद कर देते। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, अब ये 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी की बात है, बिगिनिंग ऑफ द 20th century है, मतलब गांधी जी 1900 सब अर्ली 1900s की है ये। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर, ये भी बोगस है। तो कई बार ऐसे ही स्टेटमेंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट्स ऑप्शंस बनाने के लिए लिख दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर। अब इससे क्या लिंक होगा? यहाँ पे कोई लिंक नहीं होगा। अनप्रॉफिटेबिलिटी, केमिकल सिंथेटिक डाई आ गया था, तो बी इज द राइट ऑप्शन। वेलेस्ली ने एस्टैब्लिश किया फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में, क्यों? आस्क्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लंदन। रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, अब इतना इंटरेस्ट क्यों आएगा इन्हें? ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट विद एम्प्लॉयमेंट, अब इतना स्पेसिफिक नहीं होगा कि पर्टिकुलरली विलियम कैरी को हेल्प करना था, नो ये नहीं होगा, इसके लिए इतना बड़ा कॉलेज नहीं बनेगा। ही वांटेड टू रिवाइव, ये भी नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं है, कॉलेज है, जैसे इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग होती है, जैसे लबसना में ट्रेनिंग हो रही है आपकी, तो ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, सो द राइट आंसर इज डी। अब विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो उलगुलान है, ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द, ये साल भर न्यूज में था, बिरसा मुंडा, उलगुलान,
तो ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट है 1899-1900। तो देखो करंट अफेयर्स में भी ऐसा नहीं होता कि बहुत आउट ऑफ द वर्ड चीजें आ रही है। अगर यूपीएससी चाहती है वो आपसे सवाल बनेगा तो वो ऐसा इजी सा सवाल आ जाता है, बस वो बन जाता है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स में भी ऐसा ऑब्सेशन लेवल का नहीं होना चाहिए। आप बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखे जा रहे हो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है डिफिकल्ट बनेगा। बट इस चक्कर में आपके इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इजी और मॉडरेट नहीं कॉम्प्रोमाइज होने चाहिए। डी, विद रेफरेंस टू स्कॉलर्स लिटरेचर दिस एंशिएंट इंडिया क्या हुआ था? पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा। क्रोनोलॉजी आती है अक्सर, क्रोनोलॉजी के जितने भी यूजुअली यूपीएससी के इतने साल के मैंने देखे, क्रोनोलॉजी हमेशा गलत बैठती है यूजुअली। पाणिनि इज कंटेम्प्ररी वर्ड जैसे कई बार यूज किया, कंटेम्प्ररी ज्यादातर गलत हुए हैं स्टेटमेंट। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा। पाणिनि तो बहुत पहले आ गए थे, ग्रामर एंड ऑल। पुष्यमित्र शुंगा तो बाद में आएंगे। दिस एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, उसको करेंगे, रिमूव होगा लाइक दिस। पुष्यमित्र शुंगा नो। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना। अमर सिम्हा तो अब विक्रमादित्य के टाइम पे, हर्षवर्धन तो बाद में है, 6th। कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त 3। तो यस, इसके 9 रत्न थे, उसमें कालिदास का नाम था। सो द राइट आंसर इज 3 ओनली। एंड अब यहाँ पे बताना है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे सवाल आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, बायोटेक फेवरेट बना हुआ है, इस बार भी बायोटेक से सवाल आएंगे। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, अब जैसे ये इसलिए पीवाईक्यू में आपसे सॉल्व करवाए मैंने आपसे सारे पीवाईक्यू। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है, ये सवाल 21 में भी पूछेगा, सेम माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज का। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसीजेज होती है ना, ये प्राइमरली मदर साइड से आती है। प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज इन ऑफस्प्रिंग, उसके लिए ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो होता है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम रिसेंट एडवांस अभी यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, स्टेम सेल नहीं है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो जैसे स्पर्म होता है तो उसका मेल फादर का नहीं होता है, मदर से आता है। तो प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, सेम स्टेटमेंट 2021 में भी पूछा गया है। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एआई कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्या कर सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो मतलब अभी भी डेवलप हो रही है और ये कैपेसिटी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे सवालों में ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बट हर बार नहीं, बट सबसे ज्यादा होते हैं। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, एआई बहुत स्मार्टली डिसीजन लेगा, इलेक्ट्रिक दिस हो सकता है। देन अच्छा, यहाँ पे शब्द इफेक्टिवली दिया था, इफेक्टिवली डू दिया था, और यूपीएससी ने ऑफिशियली 134 दिया है। बट अगर आज की डेट में इसको हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स भी बता सकता है, कई बार म्यूजिक बनाए हैं और दिस एआई ने। डिसीज डायग्नोसिस ने, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन में भी, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। टेक्निकली 1 2 3 4 5 होना चाहिए आज की डेट में एआई, यूपीएससी ने 134 इसको कंसिडर किया है। 1 3 एंड 4 वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इफेक्टिवली। अब बहुत नैरो इसका हम देखें तो वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिफिकल्ट रहेगा। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक, निकोला टेस्ला ऐसी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया था। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये थोड़ा साईफाई मूवी ज़्यादा लग रहा है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वायरलेस ट्रांसमिशन मतलब वायर्स वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे वाईफाई होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो दिस फॉर टाइम बीइंग इसको यूपीएससी ने 5th को कंसिडर नहीं किया है, तो दैट इज वाई ये आंसर बी हो रहा है फिर बी। बाकी मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज तो एआई बना सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल स्मार्ट हो गई है, कहानियां भी बना रही है, गाने भी बना रही है, दिस इज पॉसिबल। ये फारफेज लगा होगा इसलिए 5th को इन्होंने हटाया है। बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में दिस ऑल्सो डुएबल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं अपन, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, एआई वहां पे हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो वहां पे भी कुछ ट्रांसफर हो ही रही है वायरलेस चार्जिंग में। एनीवे यूपीएससी ने इसको 1 3 एंड 4 दिया है, 5th थोड़ा डाउट हो रहा होगा इसलिए ये कैंसल आउट हुआ है 1 3 4। ऑल राइट, तो विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यस। विबग्योर दिस स्पेक्ट्रम है। अब देखो लाइफाई एक कीवर्ड है और वीएलसी है, लाइट कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग रेंज नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर तो अलग चीज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट ऐसे ओपन में विजिबल लाइट सेंड कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग रेंज कैसे होगा? जहां तक लाइट दिख रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वहीं तक होगा। 2 पॉसिबल ही नहीं है।
दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4। तो VLC लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी ट्रांसमिट कर सकती है ब्लूटूथ। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा इस रेंज में, ये भी ट्रू है, जैसे कई बार ब्लूटूथ वाईफाई में इंटरफेरेंस आ जाता है, यहाँ नहीं होगा। 1, 3 एंड 4। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगेन फेवरेट है। पब्लिक लेजर है, एक ओपन बुक है जिसमें सब एंट्रीज आती जा रही है। लेजर एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है। Struggle and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. No, blockchain is not about crypto. Blockchain हर जगह यूज हो सकता है, पेमेंट में यूज हो सकता है। इवन इलेक्शन कमीशन भी सोच रहा है क्यों ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वोटिंग में यूज किया जाए। ऑनली लिखा हुआ था, ऑनली। इससे क्या होता है, स्टेटमेंट बड़ा नैरो स्पेसिफिक हो जाता है। रॉन्ग। Third is true. Application that depend on basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission. This is possible. Anonymity ज़्यादा होती है यहाँ पे. So D. अब with reference to carbon nanotube, consider the following statements. They can be used as carriers of drugs and antigens in the human body. तो drugs delivery है, targeted या antigen है, ये provide हो सकता है। आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी भी बन जाएगी इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये चीज आज की डेट में नहीं है, ऐसा आर्टिफिशियल कैपिलरी नहीं बनाया, कोगुलेशन हो जाता है यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये अभी डुएबल नहीं है। तो पिछले कुछ टाइम से, जैसे पहले वाला सवाल भी देखा, यूपीएससी साइंस एंड टेक में नैरो भी होती जा रही है, काफी ज्यादा नैरो केसेस भी वो यहाँ पे कंसिडर कर रही है, तो ये नहीं होगा, नहीं कर रही है नैरो केसेस। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर, कैन लिखा हुआ है, बायोकेमिकल सेंसर, सेंसर्स हो सकता है, ये बायोडिग्रेडेबल भी बन सकती है। सो द राइट आंसर इज 1, 3, 4। ये नहीं है, 2 नहीं है। इंजर्ड पार्ट के लिए अभी ऐसी आर्टिफिशियल कैपिलरी नहीं बनी है, दिस इज लाइक टू मच, ये अभी नहीं हुआ है, तो 1, 3, 4 इज द राइट ऑप्शन। अब जैसे ये है, स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड क्रॉप फील्ड में, इंस्पेक्ट कर रहे हैं क्रेटर्स जहां से दिस ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो, ब्रेथ सैंपल कर रहे हैं स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। अब इसमें से क्या चीज ड्रोन्स यूएवी यूज कर सकते हैं? ये सब यूएवी यूज कर सकते हैं। 1, 2, 3, ये इजी सवाल है। 1, 2, 3 यूएवी इज प्राइमरली लाइक आपका एक उड़ता हुआ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसमें कैमराज लगे हैं, डिवाइसेस लगे हैं, और आप उसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, दैट इज ड्रोन, यूएवी। यूएवी ड्रोन फ्यूचर है, ये बजवर्ड बना है साइंस एंड टेक में, इससे सवाल आने चाहिए। Experiment will employ a trio of spacecraft flying in formation in the shape of equilateral triangle. Equilateral has sides million किलोमीटर की एक साइड है, लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट है। ये इवॉल्व्ड लीजा है, उस टाइम पे न्यूज में था इवॉल्व्ड लीजा। स्पेस एक्सप्लोरेशन, जेनेटिक चेंजेस, एसएनटी में जो मैंने आपको रिवीजन मॉड्यूल कराया है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे बन जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बाकी आउट ऑफ द वर्ड है, वो वैसे भी ज्यादा बॉदर नहीं करना है चीजों के लिए। अब जैसे जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, कैन, तो यस जेनेटिक चेंज हम कर सकते हैं। जेनेटिक डिजाइनर बेबी काफी न्यूज में था। पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में एडिटिंग हो सकती है, यस। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी देखा। पिग जो होता है ना, इसके बॉडी ऑर्गन्स बहुत सिमिलर है ह्यूमंस के, तो दिस इज पॉसिबल। 1, 2, 3 इज द राइट ऑप्शन। What is the importance of using pneumococcal conjugate vaccination? तो ये pneumococcal दिस डिसीजेज, तो वैक्सीनेशन क्या इंपॉर्टेंस है? वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इस बार आप mRNA वैक्सीनेशन, डीएनए वैक्सीनेशन, होल वायरस वैक्सीनेशन क्या होता है, एडिनो वायरस क्या होता है, ये सब नाम याद रखिएगा कैसे वैक्सीनेशन वर्क कर रही है। तो ये वैक्सीनेशन इफेक्टिव है न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस में, ऑब्वियसली होना चाहिए, सब न्यूमोकोकल है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबॉडीज दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय भी नहीं करना चाहिए, वरना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसा थ्रेट है। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। अब ऐसा कोई वैक्सीनेशन बना है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोविड का भी वैक्सीनेशन लिया तो डिफिकल्टी आया। सो द राइट आंसर इज 1 and 2, बिकॉज इन ऑल वैक्सीनेशन काइंड ऑफ एक ट्रिगर जा रहा है, पैथोजन का जा रहा है, तो पॉसिबल होगा वहां पे। तो करेक्ट पूछा था 1 and 2। तो सी, अब इसमें ऐसा कुछ एडवांस्ड आपको नहीं पता है तब भी आप बता सकते हो 3 नहीं है, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे सवाल स्किप नहीं करने, फर्स्ट फेज में एक बार पढ़ो, उधर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, कुछ एलिमिनेट होगा और आप करेक्ट आंसर पे पहुंचोगे।
इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? तो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रा होता है ये, यस एक्चुअली यही होता है। दिस इज की एक्सचेंजेस है सिक्योरिटी पर्पजेज में, उसको ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज है। फूड सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स? पिछले कुछ टाइम से बायो काफी ज्यादा आ रही है, बायोलॉजी। एनसीईआरटी के पिछले 4 चैप्टर्स एक बार अच्छे से देख लें। बायोलॉजी, एक टाइम था फिजिक्स बहुत आती थी, आज का जो दौर चल रहा है ना बायोलॉजी ज्यादा आ रही है। प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। तो यस, प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब जगह होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैच्योर प्लांट सेल्स हैज वन लार्ज वैक्यूल। प्लांट्स के वैक्यूल बड़े होते हैं, एनिमल्स के स्मॉल होते हैं। ये भी ट्रू है, 1 and 3। तो जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, उसकी डिफरेंट बॉडीज क्या होती है, ये एक बार रिवाइज जरूर करना, इससे सवाल बन रहे हैं काफी। Then which of the following are the reasons factors for exposure to benzene pollution? Benzene pollution, ऑटोमोबाइल, टोबैको, वुड बर्निंग। अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिर से इन्होंने नैरो देखा है। वार्निश फारफेच देखें तो हो सकता है बट नहीं है। प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन भी नहीं है। 1, 2 and 3, 3 में ही केवल यूज किया है। रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर हो रहा है वहां पे, एक्सपोजर ऑटोमोबाइल, टोबैको, वुड बर्निंग। अब ये 3 चीजें जो है ना, ये आउटराइटली रॉन्ग भी दिख रही है, और यहाँ वर्ड एक्सपोजर है, चांसेस यहाँ ज्यादा है। वार्निश तो हम वैसे भी वुडन फर्नीचर में हर घर में होता है, तो उससे क्या एक्सपोजर हो रहा है बेंजीन का? नहीं, सेफ्टी होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन भी हम यूज करें? नो, द राइट आंसर इज 1, 2 and 3। Global financial crisis happens in the near future. Which of the following action policies are most likely to give some immunity to India? हम इतना इंटीग्रेटेड नहीं हो वर्ल्ड इकोनॉमी से, तो हम इम्यून हो जाएंगे। नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन से इंटीग्रेटेड नहीं है, तो 1 तो होगा ही होगा। फॉरेन पे डिपेंडेंसी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फॉरेन बैंक हम ओपन कर देंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे ना, तो ये तो होगा ही नहीं। 2 इज रॉन्ग। अब बस 1 और 3 बचा, और 1 हमको पता है ये तो होगा ही होगा, तो ए इज द राइट ऑप्शन। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर देंगे तो इससे तो सारा कैपिटल अकाउंट हमारा बाहर फ्लो हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा, तो नॉट। तो इसीलिए करंट अकाउंट में है, कैपिटल में नहीं है। सो द राइट आंसर इज 1 ओनली। अगर आप इतना पैसा कैश में डिमांड डिपॉजिट में कर रहे हैं एट योर बैंक, विड्रॉ कर रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? एग्रीगेट मनी सप्लाई, कोई चेंज नहीं होगा। पहले वो डीडी में था, फिर वो आपके हाथ में आ गया। विड्रॉ किया इतना कैश फ्रॉम योर डीडी अकाउंट एट योर बैंक, तो इससे कुछ चेंजेस नहीं हुए। एग्रीगेट इकोनॉमी में अभी भी उतना ही पैसा है। ओके, तो दिस इज दिस टू लीव इट अनचेंज्ड। इस बार इकोनॉमी पिक होना चाहिए, इकोनॉमी के अच्छे सवाल आने चाहिए। इकोनॉमी एक बार रिवाइज जरूर करना है इस हफ्ते में। विद रेफरेंस टू एफडीआई इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स? एफडीआई, वी लव एफडीआई। अगर चूज करने की बात है तो एफडीआई इज बेटर देन एफआईआई, एफपीआईज। इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कुछ मतलब स्टॉक हॉट मनी होना चाहिए। नो। लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल होता है, यस। नॉन डेट होता है, उधार नहीं बन रहा है, कैपिटल जनरेट हो रहा है, यस। इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, एफडीआई सिक्योरिटीज नहीं है। इन्वेस्टमेंट जिसमें डेट हो रहा है, नो, ये राइट ऑप्शन है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, माइनर नहीं, मेजर। मुख्यतः यह होगा यहाँ पे। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया। देन द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स न्यूज में, इसमें काफी फ्लक्चुएट हो रहा था, स्टोर करने का भी ऑयल बहुत नहीं पैसे लग रहे थे, ऐसा न्यूज था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आया था। दिस इज क्रूड ऑयल, वेस्ट टेक्सास, टेक्सास का क्रूड ऑयल। बुलियन गोल्ड तो होगा नहीं, रेयर अर्थ भी नहीं होगा, टेक्सास अमेरिका में, वहां रेयर अर्थ नहीं, यूरेनियम भी नहीं है। दिस इज क्रूड ऑयल, ओके। In the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Non-financial debt उधार है, हाउसहोल्ड लोन्स ओन बाय हाउसहोल्ड्स, तो हाउसहोल्ड्स का पैसा है, ये डेट में नॉन फाइनेंशियल डेट में इंक्लूड होगा, इकोनॉमी का डेट नहीं माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ये इकोनॉमी का डेट नहीं है। टी बिल्स भी नहीं है, ट्रेजरी बिल्स भी नहीं है, टी बिल्स ड्यूरेशन जो होता है, नो। 1, 2 and 3।
IAEA safeguard है, some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not. कुछ होते हैं कुछ नहीं रखते हैं. Some use uranium, other use thorium. Thorium का as such अभी है नहीं रिएक्टर. Some use imported uranium and other use domestic supply. तो this is possible. जो imported है तो उधर condition लग रही है, बाकी में नहीं लग रही है. Some are operated by foreign enterprises, others are operated by domestic. Foreign कहाँ हम operate करने देंगे, नहीं. Some are state owned, others are private, भी हम नहीं करने देंगे. Nuclear is something very critical, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा. थोरियम भी गलत हो गया तो बचा ये. तो कई बार डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है, आप गलत हटाते जाओ, जो बचेगा वो करेक्ट ऑप्शन है. बी इज द राइट ऑप्शन. ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर. ट्रिम्स इस बार ट्रिप्स भी इंपॉर्टेंट है, IPR भी इंपॉर्टेंट है. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड. फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रोहिबिटेड. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर, संख्या. They apply to investment measures related to trade in both goods. Services नहीं होगा, this is trade related investment measures है. Services तो like free रहती है, वो कहीं से भी operate हो जाती है. They are not concerned with the regulation of foreign investment. Not concerned है foreign investment से. Trade related investment measures. So the right answer is 1 and 3. Okay, 2 नहीं था तो ये gone हो गया, तो बचा C, तो C is the best option. तो दोनों वे वर्क होता है. करेक्ट ऑप्शन पता है तो ठीक है, नहीं तो जो पता है ये हो नहीं सकता उसको हटाते जाओ, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1 and 3. ये नहीं हो सकता 1 and 3. ओके, और इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस. इसीलिए इतने पिछले 3 महीने में मैंने डेली टेलीग्राम पे इतने MCQ सॉल्व करवाए हैं. 10 MCQs लास्ट 3 मंथ से, 1000 से ज्यादा क्वालिटी MCQ सॉल्व करा है. क्विजेज इतने सारे हो गए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डेली 2 आवर्स के सेशंस हुए. ये चीज बड़ा हेल्प करेगा. एक्चुअल में एप्लीकेशन पार्ट ही मायने रखता है, वरना स्टूडेंट केवल किताबें ही पढ़ता रहता है, अप्लाई नहीं करता है, तो वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है. RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट. अब देखो इस बार क्या चल रहा है, अभी एक्सपेंशनिस्ट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी. कुछ ही दिन पहले MPC आया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट. जहां नॉट लिखा है ना, उसको मेक इट अ हैबिट नॉट एनसर्कल करना है. UPSC आपकी हेल्प भी कर रही है, इसको बोल्ड कर रहा है, फिर भी भूल जाएंगे तो नॉट. कट एंड ऑप्टिमाइज द SLR. इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट. जब भी एक्सपेंशन करना है ना तो दर सस्ती करते हैं, तो कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट होगा. कट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज SLR मतलब ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, होगा. इंक्रीज नहीं होगा, MSF बढ़ेगा तो रेट महंगा होगा, पैसा महंगा होगा, तो इससे तो एक्सपेंशनिस्ट नहीं, रिस्ट्रिक्टिव हो रही है हमारे, अकोमोडेटिव नहीं है वो. ओके, सो द पॉइंट इज 2 नॉट पूछा गया है, तो 2 इज द ऑप्शन. ये गलती नहीं करना है, बहुत सारे लोग कर देते हैं, वो सीधा 1 and 3 मार्क कर देंगे. ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए मतलब नहीं होनी चाहिए. C नहीं है, इसका आंसर B है. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में क्या हुआ. वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज. स्पेसिफिकली बताया गया है रूरल अर्बन डिवाइड हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. नो, कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल सकते. परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज. जबकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, रूरल एरिया में वर्कफोर्स इतना ज्यादा नहीं, अर्बन ज्यादा फायदा हुआ. इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज. नॉन फार्म इकोनॉमी, तो यस, जो 1991 LPG रिफॉर्म्स हुए ना, तो ये जो रिफॉर्म्स हुए ये एग्रीकल्चर के लिए इतने अच्छे नहीं हुए, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतने अच्छे नहीं हुए, ये सर्विस के लिए बहुत अच्छे हुए. तो रूरल में भी एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग शिफ्ट हो गए, नॉन फार्म इकोनॉमी पे. ट्रू. ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है, तो ग्रोथ रेट रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हुआ है, तो करेक्ट क्या है 3 and 4. इन सारे सवालों के लिए जो क्लास 11th की NCERT बुक है, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली रिटन है वो. In terms of short-term credit delivery to agriculture sector, district central cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial bank and regional rural bank. Okay, DCCB deliver ज़्यादा credit करता है in comparison नहीं. जब भी commercial bank का नाम आता है ना, they are huge. Usually यही number 1 होते हैं. Commercial bank ज़्यादा distribute करते हैं, DCCB की ऐसा नहीं है. ज़्यादा credit ये दे रहा है, no. Commercial bank ज़्यादा दे रहे हैं. One of the most important function of DCCBs is to provide funds to the primary agriculture credit society. तो yes, ये इसका specific काम होता है, तो 2 is the right option. Cyber insurance individual, which of the following benefits are generally covered in addition to payment for the loss of funds and other benefit? Payment, loss of funds वगैरह, insurance में क्या क्या आएगा?
कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, अगर मेलवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वन, तो ये चीज इंश्योरेंस में कवर हो गया। नया कंप्यूटर दिया जाएगा इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेज इट एंड इफ प्रूव्ड सो, किसी ने विलफुली डैमेज किया, तोड़फोड़ कर दिया मिसक्रिएंट ने, तो आपको नया कंप्यूटर मिल जाएगा, फार फेच्ड। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। ये जो चीजें हैं ना, ये होगा बिकॉज इंश्योरेंस किस लिए होता है, कोई अनहोनी हो जाए या ऐसी कोई घटना हो जाए, ये सारी है। यहाँ विलफुली कर रहा है, ये नहीं होगा, मिसक्रिएंट नहीं किया, तो 2 इज नॉट देयर, 1, 3 एंड 4। In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture? Public investment हो रहा है, फिक्स कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल क्रॉप, सारी क्रॉप्स की एमएसपी फिक्स कर दी। दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कंप्यूटर्स लगा दिए आपने, कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट किया है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट किया, यस सोशल कैपिटल भी एक कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल जहां शब्द आता है वो इन्वेस्टमेंट है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, ये तो गलत पॉलिसी है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम हो गया, इससे भी नुकसान हो रहा है। सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये इन्वेस्टमेंट है, कुछ हो रहा है, तो राइट आंसर इज दिस, दिस एंड दिस। साइमल्टेनियसली आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, फोर्थ तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गए, है ना, और फिफ्थ भी नहीं होगा। लोन माफी इज नॉट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज 2, 3 एंड 6। What is the importance of the term interest coverage ratio? शब्दों में जाओ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कितना इंटरेस्ट आप कवर कर पा रहे हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपको जो इंटरेस्ट है बन रहा है वो कितने टाइम तक आप कवर पर कर पाओगे, ऐसी कुछ इनकम है, शब्दों में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो वो मतलब ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा उसके पास पैसे हैं, इतना कवर कर लेगा। It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to. Emerging risk इससे आ जाती है। Higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to service its debt. No, ये ICR ज्यादा है तो उसकी एबिलिटी ज्यादा है बजाय कम। So the right answer is 1 and 2. Which of the following factors policies were affecting the price of rice in India in the recent past? चावल, एमएसपी से इंपैक्ट होगा, यस। गवर्नमेंट ट्रेडिंग कर रही है, बेच रही है, खरीद रही है, उससे प्राइस पे इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट यूपीएससी जो शब्द है ना, इंपैक्ट, अफेक्टिंग, इंपैक्टिंग, ये थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ले रही है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइल, गवर्नमेंट अपने पीडीएस गोदाउन वगैरह में रख रही है, एफसीआई कंज्यूमर को सब्सिडी दे रही है तो कीमत में कमी आ जाएगी। 1, 2, 3 एंड 4। Consider the following statement. The value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased in the last decade. कंसिस्टेंटली बढ़ा है पिछले डेकेड में। डेकेड बहुत बड़ा सा टाइम होता है, 10 साल। कंसिस्टेंटली मतलब बिना डिप के बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। यूजुअली ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन। इंपॉर्टेंट आइटम है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। बांग्लादेश वैसे भी टेक्सटाइल में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, तो ये होना चाहिए आइटम ऑफ ट्रेड। In the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in South. इंडिया का सबसे बड़ा, हम नेपाल के सबसे बड़े हो सकते हैं बट इंडिया का नेपाल सबसे बड़ा है, नो। 2 इज राइट, बाकी ये दोनों रॉन्ग हो गए। अब ये बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20? ये जो G20 हुआ, G7 हुआ, ये सारे ग्रुपिंग्स इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की है यहाँ पे। इधर न्यूजीलैंड नहीं हो सकता, है ना। ईरान को तो हम रखेंगे नहीं G20 में, इसको तो बॉयकॉट होता है। इंडोनेशिया, सिंगापुर भी यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो राइट आंसर इज दिस, ए। तो एलिमिनेट करके भी हम करेक्ट आंसर पे पहुंच रहे हैं कि जैसे ये नहीं होगा, न्यूजीलैंड सच अ स्मॉल कंट्री, नो। देन ईरान होगा नहीं, सिंगापुर भी नहीं है, सो द राइट आंसर इज ए। G20 बेसिकली बड़ी इकोनॉमीज है ये सारी। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस? वर्किंग, अब किसान क्रेडिट कार्ड है, अक्सर किसानों को समस्या आती है, पैसा मिलता नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मलाइज किसान क्रेडिट कार्ड है। बट अब ये पैसा खेती के लिए होगा, एग्रीकल्चर के लिए होगा। वर्किंग कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायरमेंट है। कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक भी दिया जाएगा। अब ये कैसे हो गया कि आपको मिनी ट्रक खरीदना है तो भी आपको एग्रीकल्चर किसान क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा? 2 इज नॉट पॉसिबल। रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, फार्म से रिलेटेड है तो ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी हम मान लेते हैं खेती से रिलेटेड है। घर का मकान बनाना है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी,
ये फिर भी हो सकता था, बट फैमिली हाउस बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, नो, द राइट आंसर इज बी। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर जो होता है ये खुदरा, लाइक कंज्यूमर एंड पे, WPI थोक एंड पे, तो फूड CPI में होता है हायर। WPI does not capture change in the prices of services which CPI does। तो यस, WPI सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है, CPI बिकॉज रिटेल एंड पे, तो CPI तो करेगा। RBI नाउ अडॉप्टेड WPI एज की मेजर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। RBI जो है वो CPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन मानती है, ना कि WPI, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज A, 1 and 2। ओके, अब जैसे मैकोंग है, मैकोंग मतलब दिस एशियन, तो ये अंडमान सी कहाँ से आ गया? अंडमान सी तो हमें पता है म्यांमार इधर आ रहा है, मैकोंग तो इधर थाईलैंड एंड इधर जा रही थी, इधर टुवर्ड्स और ईस्ट जाएगी, तो अंडमान सी तो हो नहीं सकता, रॉन्ग। 3 यहाँ भी है, तो 3 तो होगा ही होगा। अब ये नहीं भी पता था, बट वी नो कि ये होगा। थेम्स आयरिश में कब हो गया? ये तो नॉर्थ सी ऊपर जाएगी थेम्स, तो ये भी गलत हो गया। जाम्बेजी जो रिवर है ये इंडियन ओशन की है, तो जाम्बेजी जो रिवर है, यस ये जाम्बेजी है, ये ऐसे करके इधर इंडियन ओशन में आ रही है, अफ्रीका, तो 3 and 4 इज द राइट ऑप्शन। 3 and 4 रिवर्स इस बार इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी, ब्लैक सी में जो रिवर्स हैं, जैसे डैन्यूब, नाइपर, डी वाली ज्यादातर रिवर ब्लैक सी में आ रही है, ऐसे एक बार यूरोप की रिवर्स जरूर आप रिवाइज कर लेना। In the case of all cereal, pulses and oil seeds, the procurement at MSP is unlimited in any state UT of India. Unlimited थोड़ी होता है, unlimited in any state UT of India. In the case of cereals and pulses, MSP is fixed in any state UT at a level to which the market price will never rise. ऐसा नहीं है, market price कोई हम decide थोड़ी कर सकते हैं कितना बढ़ गया then what, तो ऐसा नहीं होता। MSP जो होता है वो input cost को consider करके बनाया जाता है। ओके, CACP एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक अफेयर्स, सो नीदर 1 nor 2, ये भी गलत, ये भी गलत। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी बताना है, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होता है, एब्सोल्युटली ट्रू। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इंस्ट्रूमेंट बाय RBI, नो RBI नहीं करता है। टू अ कॉर्पोरेशन, रॉन्ग, तो 2 इज गॉन। आइडिया इज साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करो, और 1 तो हमें पता था ट्रू है, तो C इज द राइट ऑप्शन, 4 हो ही नहीं सकता। कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, यस मिसमैच हो रहा है, इंटर बैंक कॉल मनी। जीरो कूपन बॉन्ड इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशन, ये भी गलत है। जीरो कूपन बॉन्ड्स ये नहीं है, डिस्काउंट में होते हैं ये, सो सी 1 and 3। अब जैसे ये सवाल है, परिवार, रजाका, रिनंशिएटर एंड वॉन्डरर, देन श्रामना। अब ये जो श्रामना कीवर्ड है ना, ये 1-2 साल पहले भी पूछा गया। श्रामना, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, श्रम कर रहे हैं। अब श्रम थोड़ी करेंगे अगर कोई प्रीस्ट है जो हाई स्टेटस का है, श्रामना, नो ये गलत है। 2 is gone। उपासका, उपासना कर रहे हैं, मतलब कुछ हम वर्शिपिंग कर रहे हैं। ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, ट्रू। परिवार का रिनंशिएट होते हैं, परिवार का राजक छोड़ दिया, वॉन्डरर है ये। श्रामना श्रम करते हैं, ये प्रीस्ट नहीं होंगे हाई स्टेटस। 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। तो एट टाइम्स ऐसे जो शब्द होते हैं ना, इस पे भी थोड़ा ड्वेल किया करो। कभी कभी यहाँ पे बहुत इजी सिटर नजर आ जाता है और वो सही हो जाता है। इनफैक्ट आपको कुछ नहीं पता है तब भी आप बता सकते हो कि ठीक है इसका ये आंसर होगा, तो गिव अप नहीं करना चाहिए। एक बार ट्राई करो, सेकेंड राउंड में ट्राई करो, बट ट्राई करो। देन इंडियन एलिफेंट्स पे ये सवाल आया था। एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल लीड होती है, मैट्रियार्क होते हैं, गेस्टेशन पीरियड 22 मंथ होता है, 40 साल नहीं है, कार्विंग टिक द एज ऑफ 40 नहीं है, ओनली भी लिखा था यहाँ। अमंग द इंडियन हाईएस्ट केरला नहीं है, कर्नाटक है, तो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। 3 तो हम वैसे भी गलत कर सकते थे, फर्स्ट हमें पता ही है, तो हमें ये दोनों नहीं पता तो भी हम बता सकते हैं A इज द राइट ऑप्शन। ओके, केरला इज द स्मॉल, कर्नाटका में ज्यादा है हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, या डेंसिटी भी नहीं पूछा है, टोटल नंबर पूछा है कर्नाटका, सो द राइट आंसर इज 1 and 2। ये प्रोटेक्टेड एरियाज है, रिवीजन क्लास में इसको बहुत अच्छे से हमने देखा, नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम एंड वायनाड। सो द राइट आंसर इज 1, 3 एंड दिस 4 करेक्टली जो है दिस प्रोटेक्टेड एरिया कावेरी बेसिन पे। अब देखो पापीकोंडा कहाँ पे होगा, आंध्रा ऊपर की तरफ होगा, कावेरी नीचे है, तो मतलब तमिलनाडु कर्नाटका इधर है, केरला इधर कावेरी बेसिन आएगा, नागरहोल, सत्यमंगलम एंड वायनाड। पापीकोंडा आंध्रा ऊपर हो जाएगा, तो 2 तो होगा नहीं, दिस इज गॉन, द राइट आंसर इज C। ऑलराइट, अब ये बताइए, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी
दिस इज फ्रॉग, माउथ है, कॉपस स्मिथ, बारबेट तो एक बर्ड है, ये सबको पता है, बारबेट। देन ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार, थ्रोट है उसका ऐसा, वाइट थ्रोटेड है, तो ऐसा कोई रेप्टाइल तो है नहीं जिसका वाइट थ्रोटेड हो जाएगा। एम्फीबियंस भी हम थ्रोट पे ज्यादा हैं, प्राइमेट्स भी ये है नहीं, इतने एवॉल्व हैं ये, तो प्राइमेट्स नहीं है। दीज आर बर्ड्स, बर्ड्स। दिस इज फ्रॉग, माउथ है, बारबेट है, दिस इज मिनीवेट है, ये बर्ड्स है। ए, which one of the following protected areas is well known for conservation of subspecies of Indian swamp deer? बारासिंगा है यहाँ पे, दिस बारासिंगा, तो बारासिंगा मध्य प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क में है बारासिंगा, यहाँ का दिस स्टेट एनिमल भी है बारासिंगा, कान्हा। स्टील स्लैग कैन द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बेस रोड बना सकते हैं कैसे? अब ऐसा कोई रीजन हमें नजर नहीं आ रहा कि स्टील स्लैग से स्लरी जो है उससे क्यों नहीं बेस रोड बन सकती, बन सकती है। एग्रीकल्चर में भी जाएगा, दिस हेल्प करेगा, सीमेंट में भी हेल्प करेगा। 1 2 एंड 3, द राइट आंसर इज 1 2 3। फॉर विच ऑफ द, कैन वर्ड जहां पे होता है वहां वैसे भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, कैन, तो द राइट आंसर इज 1 2 एंड 3। अब यहां पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन द नेचुरल हैबिटेट? मस्क, मस्क कस्तूरी, ये अब कस्तूरी मतलब नॉर्थ में ज्यादा होना चाहिए, ये आस्कॉट में होगा, गंगोत्री में होगा। अभी जो किशनपुर और मानस है ये तुरंत थोड़ा साउथ में हो रहा है ये रिलेटिवली, तो द राइट आंसर इज 1 एंड 2, 1 एंड 2। ओके, तो इधर भी ना ऑड वन आउट ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, जैसे ये सब नॉर्थ की है, ये ऑड वन आउट हो गया, मानस भी नहीं होगा, नीचे असम तरफ हो गया, असम में मस्क डियर नहीं होता, ये हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय इस साइड ज्यादा होता है, तो ये वैसे भी नहीं है। किशनपुर नो, द राइट आंसर इज 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, कार्बन फुटप्रिंट कम करना है मतलब बर्निंग वगैरह नहीं होना चाहिए, तो हॉट मिक्स कैसे हो सकता है? अक्सर हम देखते हैं ना कोल तार को आग लगा के पिघला के बनाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट तो फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं ना, हॉट मिक्स तो होगा नहीं, तो फोर्थ इज गॉन, फोर्थ इज गॉन, ये दो ऑप्शन चले गए। 1 इधर भी है तो ये तो होगा। कोल्ड मिक्स, कोल्ड मिक्स हो सकता है, इसमें कुछ बर्निंग नहीं हो रही। जियो टेक्सटाइल भी डाल सकते हैं अपन, तो 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन, 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन, ए। ओके, तो हमेशा रिलेटिव ढूंढते हैं हम, हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढते हैं। कई बार आपको एलिमिनेट भी कर रहे हैं, कुछ ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको चॉइसेस करनी पड़ेगी। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी, यस। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, यस। हाई एश कंटेंट, यस, इंडियन कोल में हाई एश होता है, तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू। तो सी, सारे सवाल एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ सवाल इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। आर्ट ऑफ दिस सॉल्विंग दिस, स्कोरिंग मोर इन एमसीक्यूज पीवाईक्यू के थ्रू जो हम देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो कोर एरिया है उसको पहले करो, इजी पहले करो, अननेसेसरी यहाँ पे किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में स्टक भी नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे। ये सब चीजें टोटलिटी में प्रैक्टिस से हमें देखना चाहिए, और इसलिए टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज के जो सवाल हैं या जो उसका स्कोर है उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज होती है पीवाईक्यू। अब 2011 से 21 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लो, अपने आप आपकी थॉट प्रोसेस, देखने का तरीका सब कुछ सिंक हो जाएगा यूपीएससी से, ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अब दिस इज बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, यस। ग्रोइंग मीडियम, ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस। इनेबल करता है ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये काफी न्यूज में भी उस टाइम बना हुआ था कि ये किस तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। अभी जो एग्रीकल्चर है ना, ये भी फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, इससे बहुत सवाल आते हैं। 1 2 एंड 3। If a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? अगर वो शेड्यूल 6 में है तो लाइसेंस रिक्वायर है उसके कल्टीवेशन करने के लिए, ये प्लांट की बात थी, प्लांट लाइसेंस रिक्वायर्ड है। कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, ऐसी तो कोई स्पीशीज है ही नहीं कि एनी सर्कमस्टेंसेज, नो। जेनेटिकली मॉडिफाइड भी स्पेसिफिकली 72 वाले एक्ट में तो नहीं है। देन इन्वेजिव हार्मफुल टू इकोसिस्टम, ये भी नैरो है, ये भी नहीं है, ये बड़ा सेफ स्टेटमेंट है, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी वहां पे, सो दिस इज ए। विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, एंशियंट इंडिया में जो घंटासाला, कदुरा, चौल, ये सब क्या थे, फॉरेन ट्रेड के पोर्ट थे, ये पोर्ट्स थे, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड किया जाता है। अब देखो ये फॉरेन ट्रेड के पोर्ट्स है ना, ये यूपीएससी का फेवरेट है।
कभी मट्टूपल्ली, ऐसे करके बहुत सारे इन्होंने पोर्ट्स पूछे हैं पिछले कुछ टाइम पे। कभी ड्राई पोर्ट पूछ लेते हैं, कभी लाइक दैट। पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। देन एडवांटेजेस क्या है, जीरो टिलेज, मतलब ऐसे खुदाई नहीं कर रहे हैं, जमीन का कंजर्वेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांटेज। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए ना, ये पॉजिटिव होने चाहिए। इसमें एक भी नेगेटिव है तो एडवांटेज कैसे होगा, वो होगा ही नहीं। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, पॉसिबल। और इससे एडवांटेज ये है कि आप बिना स्टबल बर्निंग के आप व्हीट लगा रहे हो। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। टाइम एंड वाटर दोनों कंजर्वेशन होगा, एडवांटेज। कार्बन सिक्वेस्टरेशन भी हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। कार्बन एब्जॉर्प्शन, तीनों के तीनों ट्रू है, 1, 2 एंड 3। अब अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। अब मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टार्च हो, समथिंग लाइक दैट, उसी से तो बायोफ्यूल बनेगा। कैसावा है, व्हीट ग्रेन है, ग्राउंडनट सीड्स है, हॉर्स ग्राम। ग्राम मतलब क्या होता है, दाल। दाल मतलब क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन मतलब दाल में स्टार्च ज्यादा होता है, हॉर्स ग्राम हो ही नहीं सकता। सो फोर्थ इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। 1, 2, 5 एंड 6 इज द आंसर। 1, 2, 5 एंड 6 इज द आंसर। ओके, ग्राउंडनट सीड्स भी नहीं है, हॉर्स ग्राम भी नहीं है। ऑलराइट, अब ये बताइए जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स। अब देखो बेस्ट लिखा हुआ है, बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे होंगे, बट बेस्ट बताना है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, तो इसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। लॉन्ग टर्म डैमेज क्या हो रहा है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने से। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज। अब वो फॉसिल फ्यूल का रिक्वायरमेंट कितना होगा, कंट्री देगी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बोगस है। वर्बोसिटी जहाँ ज्यादा होती है वो वैसे भी सही नहीं होता। एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू, वेरी नैरो। क्लाइमेट रिफ्यूजी पहले तो टर्म यूज किया, फिर उसके क्या एफर्ट्स चाहिए, नो। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, इंडिविजुअल बेसिस पे बताएंगे, तो सोशल कॉस्ट थोड़ी हुआ वो। दिस इज ए। अब ये है विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एट बोथ खरीफ एंड राबी, ये पॉसिबल है। एक्चुअली सीजन चेंज होते रहते हैं, एरिया वाइज हम कर सकते हैं, कहीं वो खरीफ है तो कहीं राबी है, पॉसिबल। ग्रीन ग्राम जो एग्रीकल्चर जिसका हो रहा है ब्लैक ग्राम जैसे, पॉसिबल है, कहीं खरीफ होगा कहीं राबी होगा। सीजन फिक्स्ड है कि जैसे राबी है जब विंटर्स आ रहा है, खरीफ है जब मॉनसून आ रहा है, बट क्रॉप चेंज हो सकता है, क्रॉप्स चेंज हो सकती है, ट्रू। अलोन ग्रीन ग्राम जो है मूंग दाल, अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। हम इतना तो नहीं खाते हैं, दिस इज हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, अकेला एक ही ग्राम है, नो। इनफैक्ट तूर दाल वगैरह ज्यादा पॉपुलर है, तो दिस इज रॉन्ग। In the last 3 decades, production of खरीफ pulses has increased, production of rabi pulses has decreased. Actually क्या होता है, खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन हमेशा थोड़ा डुबियस होता है, क्योंकि बारिश मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है। कई बार बारिश नहीं आई टाइम पे, कई बार डिस्ट्रक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन जो होता है ना, क्रॉप लॉस खरीफ में ज्यादा होता है। राबी ज्यादा सेफ क्रॉप होती है, विंटर वाली। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत। द राइट आंसर इज 1 ओनली। द क्रॉप ऑफ सब ट्रॉपिकल नेचर है, आइडेंटिफाई करना है। हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस, तो यहीं से समझ में आ गया ये कॉटन है। कॉटन को फ्रॉस्ट पसंद नहीं है, वरना जो बॉल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। रेनफॉल ठीक ठाक है। वेल ड्रेन सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, ये तो ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं। कॉटन इज द आंसर, कॉटन। जूट में तो बहुत पानी चाहिए होगा, शुगर केन में भी बहुत पानी चाहिए, टी में स्लोप चाहिए, वेल ड्रेन्ड इस टाइप का मॉइस्चर वाली सॉइल नहीं चाहिए। सो द राइट आंसर इज ए। सोलर वाटर पंप्स हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट सी। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। अब ऐसा क्राइटेरिया क्यों, सोलर तो बड़ा बड़ा दिस कार्स भी रन हो रही हैं सोलर पावर एंड ऑल, तो सबमर्सिबल पंप क्यों नहीं रन हो पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बड़ा सोलर पैनल लगा लो। सो द पॉइंट इज ये गलत। Solar power panel can be used for running centrifugal pumps but not the ones with piston. अब ये criteria differentiation क्यों? So neither one nor two, both are absolutely wrong. With reference to current trends in cultivation of sugarcane in India, consider the following statement. Sugarcane favorite है UPSC का. Substantial saving in seed material is made when the bud chip seedlings are raised in the nursery and transplanted in the main field. तो एक टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है, इसको यूज करके अपनी सेविंग्स हो जाएंगी, पॉसिबल।
Direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared with sets with multiple buds. Bad weather condition prevail when sets are directly planted. Single bud sets have better survival as compared to large. ये दोनों देखो ऐसा हो, कई बार जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो या एक जैसे हो रहे हैं या ऑड वन आउट हो रहे हैं, तो वहां पे भी एलिमिनेशन से आप सोच सकते हो. शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर. कैन लिखा हुआ है, कल्टिवेट क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है. सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 and 4 इज द राइट ऑप्शन. 1 तो ट्रू था, 4 भी ट्रू है. बैड वेदर कंडीशन है तो डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बडेड का बेटर सर्वाइवल होगा एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स. नो, डायरेक्ट प्लांटिंग ये वाला भी गलत है. तो द राइट आंसर इज 1 and 4. तो सी क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑल टाइप के होते हैं. कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं बन रहे हैं. और ये एग्जाम रिलेटिव एग्जाम होता है, तो पहले से प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए कि 120 ही लाने हैं, 110 लाने हैं, 100 लाने हैं. नो, आपको अपना बेस्ट करना है, मेरिट के हिसाब से खेलना है. इजी लग रहा है स्कोर, कट ऑफ हाई भी जा सकता है. डिफिकल्ट लग रहा है कंजर्वेटिव, कट ऑफ कम भी जा सकता है. अपना बेस्ट परफॉर्म करना है बस वहां पे, दैट्स ऑल. अब यहाँ पे था कौन सी इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यस ये तो होगा ही होगा, तो ये और ये दोनों चले गए. अब बिकॉज ए और डी दोनों बचे तो 1 2 3 1 2 3, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. हमें ना टेंसियोमीटर हमें उस टाइम पे नहीं पता, मॉइस्चर एंड ऑल, तब भी हम बता सकते हैं कि 1 2 3 इज ट्रू. वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है? वर्टिकल फार्मिंग शहरों में ऐसा हो रहा है, इको फ्रेंडली है या नहीं है अब ये कहना मुश्किल होगा, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, आपको पूरा सेटअप क्रिएट करना पड़ रहा है एंड ऑल. तो स्पेसिफिकली इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में कहा है, हमारे यहाँ इतना वर्टिकल फार्मिंग भी नहीं है. सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये 4 यूपीएससी ने कंसिडर नहीं किया. द राइट आंसर इज ए. ये है फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर इरिगेशन पाइप में ही मिला दिया. कंट्रोल करेंगे अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल. तो उसकी अल्कलिनिटी जो है, अल्कलाइन है, एसिडिक है, अल्कलिनिटी पॉसिबल है. रॉक फॉस्फेट एंड दूसरे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी पॉसिबल. ये सॉल्युबल नहीं होते, क्लंक्स बन जाते हैं, तो दिस इज नॉट एफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा फर्टिगेशन से. 2 इज गॉन. इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स इज पॉसिबल. सीधा जड़ पे जा रहा है, पानी में मिलते जा रहा है, पॉसिबल. लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट भी पॉसिबल. 1 3 and 4. ये सवाल था. बेंटोनाइट नहीं है मेजर मिनरल. क्रोमाइट, अब देखो क्रोमाइट कितना यूज होता है. काइनाइट, सिलीमेनाइट ये भी है. 2 3 and 4 नहीं बनता. परफेक्टली ओके, बिल्कुल बॉदर नहीं करना है इस सवाल. अब यहाँ है ओशन मीन टेम्परेचर OMT. यूपीएससी की एक हैबिट है, ऐसे जो नंबर्स आते हैं ना उसको चेंज कर देती है. ये 129 मीटर, डेप्थ बहुत ज्यादा मीटर होती है. 100 मीटर पानी के अंदर मतलब बहुत ज्यादा होता है, इतना नहीं होता. ये 100 मीटर पे भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं होता. आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर, ये नंबर ही मैच नहीं कर रहे हैं. 26 डिग्री तक जा रहे हैं, 100 मीटर नीचे समुद्र में नहीं, टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हो जाता है. तो साउथ वेस्ट इंडियन मॉनसून, और वो भी जनवरी मार्च की बात है यहाँ पे, जब विंटर्स है इंडियन ओशन में, तो नो. बट ये साउथ वेस्टर्न है, साउथ वेस्टर्न मतलब दिस, बट स्टिल 100 मीटर तक नहीं होगा, ये नंबर गलत है. OMT collected during Jan-March can be used assessing whether amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain law. तो इस डेटा से कुछ असेसमेंट हो पाएगा कि मानसून नॉर्मल आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो असेसमेंट है यहाँ पे, कैन लिखा हुआ है, पॉसिबल. ऐसे सेंटेंस गलत करना मुश्किल है. ट्रू. लॉन्ग टर्म मीन क्या है? तो 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन. अब ये केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया है. केमिकल फर्टिलाइजर जो है एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. एडमिनिस्टर गवर्नमेंट नहीं करती है, मार्केट ड्रिवन होती है जो रिटेल प्राइस केमिकल, जबकि फर्टिलाइजर्स में तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है. अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस. यस. सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सल्फर मिला. ट्रू. ये जो है ना मार्केट गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी. इनफैक्ट जब एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर की बात आती है अच्छी खासी सब्सिडी जाती है यहाँ पे. तो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन. इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? पिछले कुछ टाइम से डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, UNCCD से सवाल आ सकता है. थार डेजर्ट, अरावली, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये 2 राज्यों में फैला है. कोई ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क नहीं है. नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. तो यहाँ कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं. थार डेजर्ट एक्चुअली इट्स अ ह्यूज नेशनल पार्क. ऑब्वियसली ह्यूमन हैबिटेशन है यहाँ.
1 एंड 3 यहाँ पे सही है। इन 2 जिलों के नाम बताइए जिसमें ये स्प्रेड है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? ये नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली पे, गिलगित नहीं है, दिस इज लेह भी नहीं है, ईस्ट कैसे हो सकता है, लेह का इधर ईस्ट नहीं है, अक्साई चिन भी नहीं है इधर, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ गिलगित, गिलगित भी नहीं है, ये नुब्रा वैली के नॉर्थ में, नुब्रा वैली में सियाचिन, हाईएस्ट एल्टीट्यूड का दिस इज वॉरफेयर जो हो रहा है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये बताइए, जैसे भिलसा मध्य प्रदेश के हैं, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र जो है ना ये महाराष्ट्र नहीं है, दिस इज नॉट महाराष्ट्र, दिस इज साउथ नॉट महाराष्ट्र, द्वार समुद्र। गिरिनगर, गिरनार, गुजरात, दिस इज ट्रू। एंड स्थानेश्वर जो है ये यूपी का है, यूपी का नहीं है, स्थानेश्वरा इज नॉट इन यूपी। सो द राइट आंसर इज 1 एंड 3, 1 एंड 3। ये श्योर है अपन, गिरिनगर जो है गुजरात में, 3 तो एब्सोल्युटली ट्रू है, तो ये 2 स्टेटमेंट बचे। भिलसा मध्य प्रदेश में, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए 1 एंड 3। 36% ऑफ इंडिया, अब मैंने क्या बताया, ये अक्सर नंबर यूपीएससी गलत कर देती है। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल बाय सेंट, ये बहुत बड़ा नंबर है, 36% ओवर एक्सप्लॉइटेड नहीं है। CGWA फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यस। लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन वर्ल्ड में इंडिया का है, 2 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन। जेट स्ट्रीम अकर करती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली, केवल नॉर्थ में क्यों होगी है, गलत। Only some cyclone develop an eye, possible. Temperature inside the eye of a cyclone is 10 डिग्री lesser, नहीं, आई में तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, 10 डिग्री लेस नहीं होगा, ज्यादा होगा सराउंडिंग से, तो ये गलत, 3 गलत, 3 गलत, पहला जो था वो भी गलत, तो सी इज द राइट ऑप्शन 2। 100th क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व में विच वन ऑफ द हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये न्यूज में बना हुआ था, ये नागार्जुन श्री सैलम जो पार्क है यहाँ का, सो द राइट आंसर इज सी। तो देखो 100 क्वेश्चंस हमने देखे। अब आप देखो जो हम ट्रेडिशनली इतना सारा जो चीजें पढ़ते हैं उसका कोई यूटिलिटी नजर आया PYQs में, जैसे ये होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक बेसिक रेंज, बेसिक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। कोर एरिया अच्छा होना चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगा, कट ऑफ के पास ले जाएगा। इसके बाद इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और सिली मिस्टेक मत करो, सिली मिस्टेक बहुत हार्मफुल होती है। 92 कट ऑफ है, 2 सवाल सिली मिस्टेक हो गए, आपका 80s में आ जाएगा, बस यही सिलेक्शन कॉस्ट करता है। तो 9:30 बजे से 11:30 बजे फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।